I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों जब भी यूरोप की बात होती है, वेस्टर्न कंट्रीज की बात होती है, तो वहां पर जो लोग हैं और जो लीडर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि वहां पर उनके यहाँ डेमोक्रेसी है, लिबरलिज्म है, जो लिबरल थॉट्स होते हैं उनको जगह दी जाती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो एक्सट्रीमिज्म है, उस तरह की जो वॉइसेज रेज होती हैं जैसे एंटी इस्लामिज्म, ठीक है, तो उसको वहाँ के वोटर्स के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। यूजुअली ऐसा ही देखा जाता था। मैं था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेदरलैंड में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से सिर्फ यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया शॉक्ड है। जी हाँ, ये आप देख सकते हो, नेदरलैंड ये जो कंट्री है जिसका बॉर्डर बेल्जियम और जर्मनी के साथ शेयर होता है, यहां पर एकदम जो फार राइट लीडर और एक तरह से आप कह सकते हैं इस्लाम के खिलाफ, पूरी तरह खिलाफ जो है, वो जो लीडर है जिनका नाम है गिर्ट विल्डर्स, ये यहां पर जो इलेक्शन है नेदरलैंड का वो जीत चुके हैं और बहुत जल्द प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। तो इसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये आप देख सकते हो न्यूज अगेन, इन अ शॉक फॉर यूरोप, एंटी इस्लाम पॉपुलिस्ट गिर्ट वाइल्डर्स रिकॉर्ड्स अ मैसिव विन इन डच इलेक्शन। तो इसको डिटेल से समझेंगे और स्पेशली यहां पर एक खबर ये भी आई थी कि पिछले साल नुपुर शर्मा, जो बीजेपी की नुपुर शर्मा है, उनको भी खुलकर सपोर्ट इन्होंने किया था। अब उस समय तो उतना उसको लिया नहीं गया था अच्छे से इनके स्टेटमेंट को, लेकिन क्योंकि अब ये इलेक्शन जीत गए हैं तो इसलिए वो जो व्याख्या है वो बार बार सामने आ रहा है। तो चलिए इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहां पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका जो बैच है वो तो आपको मिल ही जाएगा। यहां पर जो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश बैच, ये सब आजकल और परसों में स्टार्ट हो रहा है, सभी कुछ आपको तैयारी कराई जाती है। लेकिन एज एन ऑल्टरनेटिव 4 साल के बाद यहां पर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का नोटिफिकेशन है दोस्तों आया है, तो आपके पास बड़ा मौका है, 1000 के आसपास सीट्स हैं और बहुत कम दाम पर ये जो बैच है दोस्तों वो 27 नवंबर से हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, नेदरलैंड के अंदर इलेक्शन हुआ था। जैसे भारत के अंदर जब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए, मतलब डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना जाता है भारत में, एक तरह से पार्टीज को चुना जाता है, उसके कैंडिडेट्स को चुना जाता है और अल्टीमेटली जिसको सबसे ज्यादा सीट मिलती है लोकसभा के अंदर, उन्हीं के पार्टी से यहां पर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। वैसे ही नेदरलैंड के अंदर ये वाला इलेक्शन हुआ जो कि जिसकी वजह से पूरा यूरोप और पूरी दुनिया शॉक में है, जो मैं आपको कह रहा था। जो डच वोटर्स हैं उन्होंने अपना जो सपोर्ट है वो आप कह सकते हैं फार राइट आइकन गिर्ट वाइल्डर्स को अपना दिया है और बताया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से सबसे बड़ा पॉलिटिकल अपसेट आपको डच पॉलिटिक्स के अंदर देखने को मिलेगा, जिसका शॉक वेव पूरे यूरोप के अंदर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि कितना सीट उन्होंने जीता है। देखो, यहां पर जो इलेक्शंस है, जैसे इजराइल हो गया, यूरोप के अंदर कई देश हैं, वहां पर अगर आप इलेक्शंस देखोगे ना तो किसी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलती है। जैसे भारत में तो आप पिछले 2 बार से देख रहे होंगे जो बीजेपी है उनको फुल मेजॉरिटी मिल रही है, राइट। और भारत में भी पहले कोलिशंस की सरकार रही है काफी समय तक, लेकिन वहां पर अगर आप देखोगे तो किसी को भी फुल मेजॉरिटी नहीं मिलती है। यहां पर जो गिल्ट वाइल्डर्स की पार्टी आप देख सकते हो, उनको मिला है 37 सीट्स, मतलब कि पिछले बार के मुकाबले पिछले बार उनको 17 सीट्स मिला था। और अब देखो, ये भी क्या है ना, ये एग्जिट पोल है, लेकिन ये भारत की तरह एग्जिट पोल नहीं होता है। वहां पर जो एग्जिट पोल है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि मतलब इलेक्शन होने के बाद जो एक तरह से नतीजा सामने आता है वैसा ही लगभग आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पर उनकी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसमें टोटल 150 सीट्स हैं और मेजॉरिटी के लिए कितनी चाहिए, ये चाहिए आपको 76, लेकिन उनकी जो पार्टी है उनको मिला है 37। तो देखने में तो लग सकता है कि सिर्फ 37 सीट्स हैं 150 में से, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि वहां पर यूजुअली कोalition गवर्नमेंट ही होता है, तो उनके साथ साथ मिलकर और भी हो सकता है कई पार्टी सामने आएंगी और यहां पर कोalition गवर्नमेंट बनेगी और गिर्ट वाइल्डर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि ये जो एग्जिट पोल सामने आया था, इसके बाद जो वाइल्डर्स का जो सबसे पहला रिएक्शन था ना, आप देखिए उन्होंने क्या कहा, आई हैड टू पिंच माई आर्म, मतलब कि उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि उनको खुद इतनी सारी सीट्स मिली है और सबसे बड़ी पार्टी यहां पर उभर के सामने आई है। इनफैक्ट आप देख सकते हो जो इस समय प्रेजेंट में जो पार्टी पावर में थी, रूटे प्राइम मिनिस्टर हैं वहां के इस समय प्रेजेंट में, उनकी पार्टी है वीवीडी, ये जो आप देख रहे हो, और उनको इस बार 10 सीट कम मिली है। मतलब पिछले इलेक्शन में इनकी पार्टी को 34 सीट्स मिला था, इस बार सिर्फ 24 सीट्स मिला है, ठीक है। तो इसी से आप समझ पा रहे होगे कि कितना ज्यादा कोलिशन की गवर्नमेंट बनती है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा वाइल्डर्स ने, द डच वोटर हैज स्पोकन, द वोट हैज सेड वी आर फेड अप,
ही एडेड दैट ही वांटेड टू रिटर्न द नेदरलैंड्स टू द डच। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि मैं जो नेदरलैंड है, जो एक्चुअल नेदरलैंड है, वो डच को सौंपना चाहता हूं। तो बेसिकली उनका एक इशारा ये था कि जिस तरह से माइग्रेशन होता रहता है नेदरलैंड के अंदर, जो जो रेफ्यूजीज और बाकी जो लोग आते रहते हैं उनको वहां से निकाला जाए, ठीक है। तो वो उनका एक स्टैंड है, वो मैं आपको और इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु इज गिल्ट वाइल्डर्स। देखो मैं आपको बता दूं 1963 में इनका जन्म होता है और इन्होंने अपनी जो पॉलिटिक्स की शुरुआत है 1988 में किया था। इनफैक्ट उनका जो एसोसिएशन है वो ये वाली जो पार्टी है ना, जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट में है, ये वाली पार्टी उनके साथ था, वीवीडी के साथ था। लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपनी पार्टी फॉर्म की, इसको बोला गया पार्टी फॉर फ्रीडम। मतलब उनकी जो ये पार्टी है आप देख रहे हो पीवीवी, ये बेसिकली पार्टी फॉर फ्रीडम है इसका नाम। और ये नेदरलैंड के अंदर आज के डेट में थर्ड लार्जेस्ट पार्टी, मतलब ये इलेक्शन के पहले आप देखोगे तो थर्ड लार्जेस्ट पार्टी के आसपास देखने को मिलता है। इनफैक्ट उनको काफ़ी ज़्यादा डच ट्रम्प के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि अगर आप इनका पूरा देखोगे स्टाइल वगैरह, इनफैक्ट जो इनका जो ब्लॉन्ड हेयर है उस हिसाब से, और जिस तरह से उनका ढंग है, इनफैक्ट जो विचारधारा है फार राइट की, एंटी इमिग्रेशन की, एंटी इस्लाम की, वो काफ़ी हद तक आपको ट्रम्प से मिलती जुलती देखने को मिलेगी। तो डच ट्रम्प भी इनको यहाँ पर बोला जाता है। और जैसा मैंने आपको बोला कि इनिशियली ये मेंबर थे पुरानी वाली पार्टी के साथ, लेकिन इनको प्रॉब्लम ये था कि जो पहले की पार्टी थी वो इस्लाम के उतना अगेंस्ट नहीं थी, इमिग्रेशन के खिलाफ नहीं थी, लेकिन ये खुद इस्लाम के काफ़ी अगेंस्ट थे। तो फाइनली 2004 में इन्होंने अपनी जो पार्टी है पार्टी फॉर फ्रीडम उसको फॉर्म किया, और उसका जो सबसे मेन एजेंडा था इस पार्टी का वो यही है एंटी इस्लाम पॉलिसीज, ठीक है। ये सबसे मेन एजेंडा है इनके पार्टी का। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं इनको पिछले कई समय से काफ़ी ज़्यादा डेथ थ्रेट मिलते रहते हैं, क्योंकि जिस तरह का इनका स्टैंस रहा है, और इसीलिए 2004 के बाद से काफ़ी टाइट पुलिस प्रोटेक्शन इनको मिली हुई है ताकि इनको कोई मार ना सके। इनफैक्ट 2004 में आप देख सकते हो जो कोर्ट है वहाँ पर नेदरलैंड में, उन्होंने उनके ऊपर जो चार्जेस हैं उसमें गिल्टी भी करार दिया है, क्योंकि इन्होंने कुछ बोला था मोरक्कन इमिग्रेंट्स को लेकर, जिसकी वजह से यहाँ पर उनको गिल्टी भी पाया गया, लेकिन कोई भी पेनल्टी इनके ऊपर इम्पोज नहीं किया गया था। अब इसके साथ साथ यहां पर नुपुर शर्मा वाला भी केस देख लेते हैं। एक्चुअली पिछले साल आपको याद होगा जून के महीने में नुपुर शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया था टीवी डिबेट के दौरान प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर। उसी की वजह से यहां पर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म पूरे दुनिया भर में जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनकी तरफ से देखने को मिला था, चाहे सऊदी अरब या फिर कतर की बात करें, हर जगह से यहां पर नुपुर शर्मा के खिलाफ डेथ थ्रेट्स वगैरह काफी आ रहे थे। तो उस समय ये जो गिल्ट वाइल्डर्स हैं उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था नुपुर शर्मा को। इनफैक्ट आप देख सकते हो उन्होंने ट्वीट किया था, और ये 8 जून 2022 का ट्वीट है जब ये पूरा मामला चल रहा था। उन्होंने कहा, आई रिसीव मेनी डेथ थ्रेट्स नाउ फ्रॉम मुस्लिम्स हु वांट टू किल मी फॉर सपोर्टिंग नुपुर शर्मा हु स्पोक द ट्रूथ। मतलब वो कह रहे थे कि नुपुर शर्मा ट्रूथ कह रही हैं, सच कह रही हैं, नथिंग बट द ट्रूथ अबाउट मोहम्मद एंड आयशा, एंड माई मैसेज टू देम इज गो टू हेल, यू हैव नो मॉरल्स। बेसिकली वो मुस्लिम्स को कह रहे थे कि गो टू हेल, यू हैव नो मॉरल्स, वी स्टैंड फॉर द ट्रूथ, वी स्टैंड फॉर द फ्रीडम। तो वो नुपुर शर्मा के खिलाफ एक तरह से खड़े थे, लेकिन ये जो ट्वीट है उस समय उतना पॉपुलर नहीं हुआ था। मेनली वही मैंने आपको बताया ना कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि गिल्ट वाइल्डर जो हैं वो नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिरकार वो जीते कैसे, क्या उन्होंने ऐसा किया इलेक्शंस के दौरान। देखो काफ़ी कम ऐसे लोग थे जो ऐसा उनको एक सीरियस कैंडिडेट के तौर पर देख रहे थे। लेकिन क्या होता है ना कि जब आपके ओपोनेंट जो होते हैं जब वो गलती करने लग जाते हैं तो उससे आपको एडवांटेज हो जाता है। तो इसीलिए देखा गया यहाँ पर जो प्रेजेंट में पार्टी पावर में थी उनके जो कैंडिडेट थे वो एक तरह से उतना कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे थे। वो एक तरह से, और इसी की वजह से क्या होता है जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, आप लीडरशिप नहीं दिखाते हो, तो यहाँ पर लोग आप पे डाउट करने लगते हैं कि क्या आप लायक हो कि नहीं हो प्राइम मिनिस्टर के पद पर। इसके अलावा एक और फ्रंट रनर है पीटर ओमेटजिक, तो उन्होंने भी पूरा अपना ग्राउंड लूज कर दिया। बेसिकली वो भी एक तरह से उतना कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जो वाइल्डर्स हैं, गिल्ट वाइल्डर्स, उन्होंने काफ़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाया, और साथ ही साथ उनकी जो कई सारे कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज थी उसको भी थोड़ा सा सॉफ्ट किया था। जो एंटी इस्लाम और इस तरह की जो पॉलिसीज थी ना उनको थोड़ा सा सॉफ्ट किया था, उतना हार्ड नहीं जा रहे थे। और बार बार वोटर्स को ये कह रहे थे कि मैं अगले एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होना चाहता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं। तो लोगों को कहीं ना कहीं उनको भरोसा दिखा होगा। इसके साथ साथ फाइनल इलेक्शन जो डिबेट हुआ था, मतलब
देखो भारत में तो डायरेक्टली इस तरह से डिबेट नहीं होता है कैंडिडेट्स में, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखोगे वहां पर जो डेमोक्रेसी, स्पेशली यूएस में जब इलेक्शन आएगा अब, उसमें भी आप देखना किस तरह से डायरेक्टली प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के बीच में डिबेट्स होती हैं, टीवी पर होता है। तो वैसे ही जब वहां पर डिबेट्स हो रहा था तो उसमें भी वो काफी कॉन्फिडेंट दिखे, और यही कारण है, बताया जा रहा है कि बहुत से लोगों ने उनको पसंद किया और वो ये इलेक्शन जीत गए हैं। क्वेश्चन ये भी है कि उन्होंने इलेक्शंस के दौरान क्या प्रॉमिस किया था। देखो उनका जो सबसे बड़ा प्रॉमिस था वो था बाइंडिंग रेफरेंडम ऑन लीविंग द यूरोपियन यूनियन। जी हाँ, देखो अभी 2020 में आपने देखा कि कैसे जो यूके है वो आपका अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में नेदरलैंड भी यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाए। उसको लेकर रेफरेंडम होगा, लोग जो चुनेंगे उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। इसके साथ साथ यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि नेदरलैंड को इंटरनेशनल क्लाइमेट ऑब्लिगेशन से विड्रॉ कर लेना चाहिए, और साथ ही साथ जो इमिग्रेशन है उसको रिड्यूस करना चाहिए, मैसिव रिडक्शन करना चाहिए इमिग्रेशन में। एंड उन्होंने कहा है कि इट हैज बीन सीरियसली वीकेंड ड्यू टू ऑनगोइंग असाइलम सुनामी। मतलब वो ये कह रहे थे जिस तरह से इमिग्रेशन आ रहा है, जिस तरह से माइग्रेंट्स आ रहे हैं नेदरलैंड में, ये पूरे डच को, पूरे नेदरलैंड को कमजोर कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अगर आप वाइल्डर्स की मदर देखोगे ना, उनकी जो मां है वो खुद हाफ इंडोनेशियन है, लेकिन वो कभी भी इसके बारे में जिक्र नहीं करते हैं अपने मदर के बारे में, क्योंकि वो, उनकी जो मदर है वो खुद हाफ इंडोनेशियन है, तो उनका खुद कहीं ना कहीं माइग्रेंट से ताल्लुक रहा है, राइट। तो इसी की वजह से आपको इसमें भी कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड्स देखने को मिलता है। खैर जो भी है, उन्होंने इलेक्शंस के दौरान और भी कई सारी चीजें की, जो एंटी इस्लाम पॉलिसीज हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो कुरान है उसको बैन कर देंगे, यहाँ पर जो मॉस्क है उसको भी बंद कर देंगे, शट कर देंगे, और साथ ही साथ यूक्रेन को जो जिस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है उसको भी हम सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब जिस तरह से पैसा हो गया, हथियार हो गया, एड जो प्रोवाइड करना है वो हम यूक्रेन को नहीं करेंगे। लेकिन अब आप समझिए यहां पर उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, उनको तो कोएलिशन बनाना है, और आपको पता ही है कि कोएलिशन में काफी सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। जो आप इलेक्शन में प्रॉमिस किए हो जरूरी नहीं है कि आप उसको पूरा कर पाओगे, और इसीलिए जब यहां पर रिजल्ट सामने आ रहा था और उनको लग रहा था कि वो अब जीत जाएंगे, तो इसकी वजह से उन्होंने ये भी कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार हूं। तो देखना होगा कि जो जो उन्होंने अपने इलेक्शन में प्रॉमिस किया है क्या वो पूरा हो पाता है कि नहीं। क्वेश्चन यहां पर लास्ट में ये भी है कि क्या वो कोएलिशन बना पाएंगे। देखो एग्जिट पोल के आधार पर मैंने आपको बता दिया सबसे ज्यादा मेजॉरिटी मिली है उनको, लेकिन यहां पर जो राइट, सेंटर राइट कोएलिशन है वो उसको बनाने की बात कर रहे हैं। यहां पर कई ऐसे पार्टीज हैं जो उनको कुछ सपोर्ट भी कर सकती हैं, तो वो मिलाकर बताया जा रहा है कि उनको 86 सीट्स मिल सकता है पूरा कोएलिशन का गवर्नमेंट। लेकिन वो फाइनली देखना होगा, कुछ लोग तैयार हैं, कुछ लोग नहीं हैं, लेकिन वो समय बताएगा कि क्या वो गवर्नमेंट बना पाते हैं कि नहीं। लेकिन एक बड़ी खबर थी और इसकी काफी चर्चा हो रही थी, स्पेशली भारत के पर्सपेक्टिव से नुपुर शर्मा को लेकर, वही मैंने सोचा आपको इसके बारे में बता दूं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, क्योंकि हम नेदरलैंड डच की बात कर रहे हैं, तो पहली फैक्ट्री कौन सी थी डच के द्वारा जो उन्होंने भारत के अंदर स्टैब्लिश किया था, आपको बताना है इनमें से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।